नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम उत्तरा दीदी के साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय चर्चा करने वाले हैं जिसमें वो हमें ये बताएंगी कि कुंडली मिलान के समय कौन से मुख्य बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान अगर सही तरीके से किसी ने किया हो तो जीवन में वैवाहिक सुख में उनको बहुत अच्छा रहता है, और अगर कहीं सही तरीके से कुंडली मिलान नहीं होता तो अनेक प्रकार की असुविधा या समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसमें कभी कभी बच्चा ना होना या आपस में सामंजस्य नहीं बनना, परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बनना, ऐसे बड़े सारे बिंदु होते हैं जिन पे आज वो हमें समझा। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। हमारी एजुकेशनल सीरीज करीब करीब खत्म हो गई है। हमने सारे ग्रहों पे बात कर ली, सारे भावों पे कर ली, और इसके अलावा सारे ग्रहों पर भी कर ली, राशियों पर कर ली। अब हमने और दीपक जी ने मिलकर सोचा कि हम कुछ अन्य विषय लेते हैं। बहुत पढ़ाई हो गई, व्यवहारिक विषय लेकर जब उन पर बातचीत करते हैं, उसी संदर्भ में ये आज का टॉपिक आप लोगों को समर्पित। तो दीदी, कुंडली मिलान के समय हमें कौन से मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो हमारी वैदिक परंपरा चली आ रही है कुंडली मिलान के लिए, उसमें वो अष्टकूट मिलान किया जाता है ना। चंद्रमा से जो है राशि और नक्षत्र लेकर जन्म नक्षत्र से दोनों वर वधू के गुण मिला दिए जाते हैं। वो 36 में से जितने होते हैं, और पंडित जी कहते हैं सब गुण मिल गए और ओके है। इसके अलावा और पंडित जी हमारे कुछ नहीं बता पाते। लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि ये गुण मिलान केवल चंद्रमा से होता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को ही देखकर किया जाता है, बाकी अन्य ग्रहों की कोई देखा नहीं जाता है, उपेक्षा की जाती है पूरी तरह से। तो 25% आप गुण मिलान को मान लीजिए, आप गुण जरूर मिलाइए, मिलाना आवश्यक भी है। जो हमारे पूर्वजों ने सिस्टम बनाया है उसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, तो आप उसको मानिए। लेकिन हमें कुंडली में अन्य बिंदुओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें लग्न से लग्न का मिलान, कि मतलब लड़के की लग्न क्या है, लड़की की लग्न क्या है, उनकी लग्न से लग्न की कंपैटिबिलिटी कैसी है ना। जैसे अगर लग्न दोनों की षडाष्टक है या द्विद्वादश है, तो आप पक्का मानिए कि उन लोगों में नहीं बनेगी, कंपैटिबिलिटी की कमी रहेगी। एक पूरब बोलेगा, एक पश्चिम बोलेगा, एक को गर्म खाना पसंद है, दूसरे को ठंडा खाना पसंद है, जीवन साथियों को जो आपस में पति पत्नी। तो और जो द्विद्वादश योग जो बनता है, जैसे एक की मिथुन लग्न है, एक की कर्क लग्न है, उनकी भी आपस में नेचर में बहुत फर्क पड़ता है, तो हर चीज पे मतभेद होता है। तो सबसे पहले यदि हम कुंडली मिलान कर ही रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो लग्न से लग्न का मिलान करना चाहिए। सम सप्तक हो, एक ही जो लग्न है उससे सामने वाली राशि, यदि सामने वाले की राशि है वर या वधू की, तो वो बहुत अच्छी मानी गई है, बेस्ट मानी गई है, सम सप्तक उसको कहा जाता है। उसके बाद आता है नवम पंचम भी चलता है, कि लग्न से लगी या पांचवी राशि, वो भी अच्छी मानी गई है। इसी को लेकर हमको चंद्रमा की भी स्थिति देखनी चाहिए। लग्न को तो हम देख ही लें कि चंद्रमा जो है आपस में उन दोनों का षडाष्टक तो नहीं है, द्विद्वादश तो नहीं है, ये जरूर देखना आवश्यक। अगर वो हमने देख लिया तो चंद्रमा जो है हमारी मानसिक स्थिति को बताता है, हमारी मेंटालिटी को बताता है, तो मेंटालिटी की कंपैटिबिलिटी होनी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए चंद्रमा की स्थिति कुंडली में, तो वो भी हम यही मानते हैं कि नवम पंचम सम सप्तक ये होनी बहुत अच्छी है। षडाष्टक और द्विद्वादश को अवॉइड करना चाहिए। ये तो हमारे दो बिंदु हो ही गए जो इनको हम मेन देखना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है कुंडली खोलते लड़का और लड़की दोनों की। इसके अतिरिक्त हम कुंडली में मंगल दोष भी देखते हैं, वो भी हमारा आवश्यक है। अब मंगल दोष को कई लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, जो कृष्णमूर्ति जी ने बताया है, वो ये बताया है कि मंगल का सीधा सीधा संबंध रक्त से है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार किसी ओ नेगेटिव वाले या ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को किसी दूसरे ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, वो फेल हो जाता है या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो मंगल दोष को हमें उसी प्रकार देखना चाहिए। जिनकी कुंडली में पूर्णतया मंगल दोष हैं, उनको पूरी तरह से अलग मैच करना चाहिए कि दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष है जिसमें उपचार नहीं है या उसका निराकरण नहीं, परिहार नहीं, उसको एक कैटेगरी में रखना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि मंगल दोष है
और परिहार युक्त है। परिहार हम देखते हैं विस्तार से कि गुरु उसके साथ आ जाता है मंगल के साथ, या शनि की स्थिति आ जाती है उन्हीं भावों में, तो वो परिहार हो जाता है। तो परिहार वाली कुंडलियां हम एक कैटेगरी में रखें, ए हो गया, बी हो गया, और सी वाली में हम रखें जिनमें मंगल दोष बिल्कुल नहीं है। हमें मंगल दोष मिलान के समय इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी मंगल दोष मिलान सही साबित होता है। और हवा खड़ा नहीं करना चाहिए कि लड़के की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है तो कोई नहीं, लड़की की कुंडली में नहीं होना चाहिए साहब, वैधव्य हो जाएगा, वैधव्य योग बना, ऐसा नहीं है। मैंने बहुतों की कुंडलियों में देखा है लड़कियों के अष्टम भाव में मंगल है और उनके पति जीवित है, वर्षों से वो आनंद उठा रहे हैं। तो ये एक भय है मन में, इस भय का निराकरण करना चाहिए, लेकिन मंगल दोष का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है विभिन्न भावों में बैठकर हमें विभिन्न तरह के फल देता है। जैसे लग्न पे बैठा हुआ है, मान लीजिए लेडी की कुंडली में लग्न पर मंगल है, सबसे पहले उसके एग्रेसिव बनाता है लेडी को। अगर एग्रेसिव बनाते ही जो है समस्या आ जाती है कि वो दबना नहीं चाहती या सुनना नहीं चाहती, किसी की भी, हस्बैंड की नहीं सुनेगी, अपने मदर इन लॉ की, किसी की भी नहीं सुनेगी, तो वहां समस्या आ जाती है एडजस्टमेंट की। इसी प्रकार यदि 4th हाउस में हम देखें तो 4th हाउस का मंगल जो है घर में कलेश मंगल है अंदर, है ना, तो कलेश की स्थिति बनाता है। सप्तम भाव का मंगल उसके हस्बैंड को ज्यादा डोमिनेट बनाता है या वो रूल करता है। लग्न और सप्तम के मंगल तो एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। अष्टम भाव का जो मंगल है वो हमारी कुंडली में हमारे लिए खतरे बताता है, मेरे को चोट लग सकती है, मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है, सामने वाले को नहीं, लेकिन सामने वाले का तो वो धन भाव होता है सप्तम भाव से। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान सुपूर्वक देख लें। और 12वां भाव जो है जहाँ पे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, द्वादश भाव का मंगल, उसके पीछे ये रीजन है कि वो बेडरूम हाउस है। तो यदि बेडरूम हाउस में उत्तेजित ग्रह मंगल जैसा बैठा हो तो अक्सर जोड़ा जो है बेडरूम में लड़का दिखता है और लड़ाई झगड़ा हुआ और पति दरवाजा खोल के और जाके दूसरे रूम में इसको चला जाता है, अक्सर इस तरह की संभावनाएं होती है। तो मंगल को हम इस दृष्टिकोण से लें, और मंगल के लिए भी जो मैंने 3 उपाय बताए उस तरह से हम उसको कैटेगरीज में बांट लें। लेकिन कुंडली मिलान में बात सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती है, इसके अतिरिक्त हमें दोनों कुंडलियों में अलग से दोनों का स्वास्थ्य देखना चाहिए, लग्न देखना चाहिए कि उसकी हेल्थ कैसी है, लड़के की हेल्थ कैसी है, लड़की की हेल्थ कैसी, उनकी आयु कैसी है, वो रोगी तो नहीं रहेंगे, इंडिविजुअली कुंडली देखना आवश्यक। उसके बाद आता है उनका धन भाव। रुपए पैसे के बिना कुछ नहीं चलता आजकल, कितना भी प्यार हो सब 2-4 महीनों में खत्म हो जाता है अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो दोनों का धन भाव हमें देखना आवश्यक है। सेकेंड हाउस कैसा है, कुटुंब में वो सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके बाद सुख स्थान तो हम देख ही लेते हैं। सुख स्थान के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और चीज है वो है पंचम भाव, संतान पक्ष। संतान पक्ष का देखना है, क्योंकि शादी होती है तो नेचुरली संतान पक्ष की बात आई जाती है कि बच्चे कैसे होंगे, कब होंगे। और विशेष रूप से आजकल के जमाने में, वर्तमान समय में, जब लड़कियों की आयु 25 वर्ष से अधिक होने के बाद ही अक्सर शादी हो रही है, संतान पक्ष देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। लेट मैरिज बदल रहा है समाज, तो ये संतान पक्ष दोनों की कुंडलियों में अवश्य देखें, चाहे वो पुरुष की हो चाहे वो स्त्री की हो। इसके बाद आती है हमारी सप्तम भाव, कंपैटिबिलिटी, आपस में एक दूसरे के साथ साहचर्य, दोस्ती, परमानेंट टाई ऑफ फ्रेंडशिप कैसी रहेगी, क्योंकि वो हमारा बंधन है, स्थायी बंधन बनाता है सप्तम भाव, तो वो हम देखें। इसके अलावा अगर दोनों वर्किंग है तो उनकी नौकरियों के बारे में देखना चाहिए, उनकी पोजीशन कैसी रहेगी, वो अच्छी नौकरी कर पाएंगे, घरेलू रहेगी महिला या वर्किंग रहेगी। तो लड़के को वर्किंग चाहिए तो उसके लिए वर्किंग सूटेबल रहेगी, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। तो ये चीज जरूर देखनी चाहिए। कई लड़कियां बहुत एम्बिशियस होती हैं, वो शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, हालांकि आजकल तो कोई छुड़वाना भी नहीं चाहता। वो बीच का समय था जब लड़के नहीं अब तुम जॉब नहीं करोगी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, आजकल वो सब नहीं होता। तो जॉब के हिसाब से भी हमें दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। और एकादश भाव, हर चीज में गेन है कि लॉस है। इसके अतिरिक्त तो दोनों की आने वाली भविष्य में दशाएं, कैसी दशाएं आएंगी, वो दशाएं अच्छी रहेंगी या दुखदायी होंगी या परेशानी वाली, दोनों को की दशाएं देखना अत्यंत आवश्यक। यदि एक की दशा अच्छी है, अगर दूसरी की दशा खराब भी है तो वो धक्के से निकल जाएगा, चल जाएगी गाड़ी। लेकिन अगर दोनों की ही खराब दशाएं आने वाली हैं
तो बहुत भारी समस्या हो सकती। तो इस तरह से हमें कुंडली मिलान के लिए ना केवल हमें लग्न का मिलान करना चाहिए, ना केवल चंद्रमा का, अपितु मंगल का भी हम मिलान करें, हम गुण मिलान भी कर लें और इन भावों को कुंडली में अवश्य देख लें, और विशेष रूप से संतान पक्ष, क्योंकि आजकल पेशेंस जो है सभी लोगों की कम हो गई है। लड़कियों को भी आजकल लड़कों की तरह पाला जाता है, बराबर भर की एजुकेशन दी जाती है और उन्हें किसी तरह से कम नहीं समझा जाता। उनको शादी के बाद एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए गुण मिलान की का महत्व जो है वो वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ गया है। पुराने जमाने में जब हम लोगों की शादियां हुई थी, गुण मिलान नहीं भी होते थे, बिना 10-10, 12-12 गुण के मिलते हुए भी लड़के लड़कियां अपने जीवन को जी लेते थे। आजकल ये संभव नहीं है। कई बार हमने देखा है कि केवल गुण मिलाए गए, 32-32 गुण मिला के शादियां हो गई और उनके हमने तलाक होते हुए देखे। तो इस विषय पर आजकल गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे सभी ज्योतिष बंधु और सुनने वाले इस चीज का ध्यान रखेंगे और ठीक से कुंडली मिलान करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा दीदी जी। जब मंगल की आपने जो बात करी है, मैं मांगलिक दृष्टिकोण तो हम देखते ही देखते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में एग्रेशन, हमारे उसमें शॉर्ट टेम्पर्डनेस और ये सब चीजें लाता है। वो सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रिश्ते खराब होंगे या खत्म होंगे वो हमारे व्यवहार के कारण से होंगे। हाँ। तो जब भी रिश्ते खराब होते हैं, वो किसी का जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होना, जल्दबाज होना और सही से चीजों को समझे बगैर निर्णयों पे पहुंच जाना और अपनी बात को मनवाना, थोपना अपनी बात को, ऐसे कारण जनरली निकल आते हैं। पुराना ईगो जो है मंगल ही देता है ना। और पुराने समय में क्या होता था, सास और बहू की ज्यादा लड़ाई होती थी, पति पत्नी की जो है वो उसके कारण से ज्यादा लड़ाई होती थी। आजकल वो जब छोटी फैमिलीज हो गई हैं तो सास बहू की लड़ाइयां कंपैरेटिवली कम है, और पति पत्नी की जो संबंधों में होता है उसके पीछे मंगल का ये वाला रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे में मंगल पे किन किन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल पे अगर मान लो राहु का या शनि का किस प्रकार का प्रभाव है, तो वो सब चीजें, क्योंकि ऐसे में कई बार मैंने देखा है व्यक्ति स्वार्थी इतना ज्यादा होता है कि उसको अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति का ज्यादा लगा रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता मेरा जो साथ में रहने वाला है, मेरा जीवन साथी जो है, उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अंदर ही ध्यान दें। एक ये बहुत बड़ा रोल जो है वो मैं बहुत ध्यान देता हूँ, और मैं शुक्र को भी बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जितना चंद्रमा और मंगल का रोल है, चंद्र हमारा मन है, मन से हमारे सारे विचार शुरू होते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे बनेंगे, हमारा जो आपने बताया बहुत बेहतरीन बताया। इसी के संदर्भ में मैंने जानबूझ के अभी पीछे मंगल चंद्रमा के इम्पोर्टेंस पे 2-3 वीडियोस बनाए हैं, और मेरी कोशिश यही रही है कि लोगों को एक्चुअल समझ में आए कि जड़ कहाँ से शुरू होती है। अगर वो बीज समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, उसी तरह शुक्र का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैवाहिक जीवन में, तो मैं उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि शुक्र आपस में, वही वाली जो बात है कि चंद्रमा नहीं होनी चाहिए 6-8, तो वो शुक्र भी नहीं होने चाहिए 6-8 आपस में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। उनके भी संबंधों में खराबी है तो वो आपस में खींचतान का वो रहेगा। चंद्रमा हमारे अंदर आपस में एक अट्रैक्शन देता है बहुत जबरदस्त, मंगल बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन देता है, और शुक्र भी बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन देता है और पैशन देता है। ये तीनों प्लैनेट्स ये तभी, अगर ये अच्छे हैं तो ये आपस में इतनी जबरदस्त अट्रैक्शन देंगे कि एक दूसरे के साथ जो उनका स्नेह प्रेम होगा वो, मतलब कई बार कहा जाता है ना 7 जन्म का संबंध है, तो वो तभी उस तरह का लगता है कि इतना गहरा, इतनी अट्रैक्शन, इतना प्यार आपस में तभी है। और नहीं होगा, आपस में इनकी स्थितियां खराब होंगी या नक्षत्रों का 6-8-12 से संबंध बनता होगा, तो मैंने तो ये महसूस किया है कि वो चाहकर भी देखा, जिनका सप्तमेश अगर शुक्र है और शुक्र 6ठे भाव में चला गया, उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है, और विशेष रूप से अगर शुक्र की महादशा भी चल रही उनके जीवन। मैंने तो पहले भी उनके रिश्ते खत्म होते देखे हैं दीदी। जी, जो आप बता रहे हो ना, जिनमें आप सप्तमेश होके जो 6ठे में चला गया, उनके मैंने वैवाहिक जीवन में शुक्र की दशा आने से पहले ही कभी अंतर तो आ जाती है ना, स्वाभाविक कारक ग्रह है ना शुक्र है। तो हाँ, तो हमें गुरु और शुक्र की स्थिति हमेशा देखनी है जरूर। जी बिल्कुल, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग है और उसके बिना कोई विवाह लंबे समय नहीं चलेगा। तो
गुरु संतान का भी कारक है। हाँ और शुक्र हमारे जीवन में प्रेम और प्यार का कारक है। तो ये दोनों जी ग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शुभ होने, अच्छे हों, अच्छे भाव के स्वामी हों और अच्छे भाव में बैठे हों, तो जी बहुत जी। आवश्यक है। तो कुंडली मिलान में ज्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि वो उठाते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं उसमें भी वो मिला लेते हैं, 22 गुण मिल गए जी कर लो शादी, 21 गुण मिल गए शादी कर लो। मिलेंगे, अच्छी बात है, 21 गुण मिलाने वो बहुत जरूरी है, वो 21 गुण अपना अलग महत्व रखते हैं। लेकिन चंद्रमा, क्योंकि हम नाड़ी में मैं देखता हूँ तो नाड़ी में हमारे यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा, एक चंद्रमा का दूसरे चंद्रमा से अलग अलग भावों में किसका क्या है। अगर पति का चंद्रमा पत्नी के चंद्रमा को फॉलो कर रहा है तो उसके क्या अर्थ हैं, और पत्नी का चंद्रमा पति के चंद्रमा को फॉलो कर रहा है तो उसके क्या अर्थ हैं, और अलग अलग भावों में क्या क्या प्रभाव रहता है। बिल्कुल जैसे उन्होंने हमारे यहाँ पे नाड़ी में हमें बहुत अच्छे से इस बारे में संदर्भ दिया है कि क्या होता है कि संतान को लाभ होगा, हानि होगी, सुख में कमी होगी, धन की कमी होगी, एक एक पॉइंट वाइज उन्होंने बताया। तो कुंडली मिलान बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे ही योग्य व्यक्ति से जब जरूर मिलवाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये पूरे जीवन के लाखों रुपए खर्च करके 20 लाख की शादी करने से अच्छा है कि बिल्कुल सही है। पहले एक अच्छे विद्वान से अच्छी तरह, भैया 3,000 5,000 जो उसकी फीस है वो दे के उससे कहो कि भैया हमारे अच्छे से कुंडली मिलान करके बता दो कि 50% की कंपेटेबिलिटी है, 60% की है, 70% की है, 100% हो नहीं सकती। मैं भी यही कहती हूँ कि देखो मेरे पास आए हो लेकिन कुंडली मेरे से बहुत कम मिलान हो पाती है ढंग से, अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। मैं कहती हूँ देखो रिजेक्ट हो जाए तो मना मत करना या बुरा मत मानना कि भाई हम मिलान ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें देखकर ही कुंडली में सही। और आपने ये चीजें बहुत अच्छी बताई, गुरु और शुक्र की स्थिति तो कुंडली में आवश्यक, परम आवश्यक, परम आवश्यक, इसको हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। जितने कम ग्रह पाप प्रभाव में होंगे उतनी ज्यादा अच्छी कुंडली है और उतने अच्छे आपस में रिलेशनशिप एडजस्टमेंट्स हैं। मान लीजिए कोई फ्लेक्सिबल है या नहीं है, उसमें एडजस्टमेंट की क्वालिटी है या नहीं है, वो मंगल तय कर लेगा, बुध तय कर लेगा कि वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। ये दो ग्रहों को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। वो मंगल अगर होगा तो वो कहते हैं ना सीधा तने वाला पेड़ होगा, कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो वो वाली स्थिति। मैंने कई कुंडली ऐसी देखी, एक लड़का या लड़की कुंभ लग्न है, एक लड़की कर्क लग्न या लड़का जी और ये बिल्कुल नहीं बनती है उनकी, बिल्कुल नहीं बनती है। ऐसे ऐसे केसेस देखे कि सुख के समय में तो खूब एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, जैसे ही बुरा समय आया, मान लो लड़के का नौकरी छूट गई तो लड़की छोड़ के चली जाएगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही। ऐसे ऐसे केसेस देख लिए। वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी, स्वार्थी। मेरी बात है तो ठीक है, अगर मेरे अलावा हाँ, किसी और की बात है तो हाँ, वहां पे फिर मंगल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वही तो। आप चेक करना कि वहां पे भी वो इतना ज्यादा बड़ा रोल होगा कि वो बंदे को अपने बारे में ही बात करना सिखाएगा। ईगो, हाँ वो स्वार्थ, ये मतलब दो। मेरी उसके सुखों की कॉस्ट पे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बस वही बात है। हाँ तो ये भाई, बहुत परेशानी का कारण बना हुआ है आजकल, जी 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 जी। ईगो प्रॉब्लम और सेल्फिशनेस। हाँ तो ये सेल्फिशनेस भी एक ऐसा शब्द है कि ये इंसान को अलग अलग ग्रह से अलग अलग तरीके की सेल्फिशनेस देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें अपनी क्लास में तो मैं बता चुका हूँ, मैं स्टूडेंट्स को सिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी होगा तो वो किस वजह से किस किस टाइप का स्वार्थी होगा। सही बात है। पर्सनैलिटीज देखनी आनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार की पर्सनैलिटी रखता है। तो ये चीजें छोटी छोटी बारीक होती है, लेकिन वही अगर हम पकड़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हम बता देते हैं देखो ये क्वालिटीज हैं सामने वाले में, आपने अगर एडजस्टमेंट आपकी करने की आदत है, सहन कर सकते हो, और आप में ये कमियां हैं, इनमें कुछ परिवर्तन करके दूसरे के साथ समन्वय बना सकते हैं तो ही विवाह करने के लिए आगे जाएं। बिल्कुल। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप आगे बढ़ के कर लो, मैं ये बोल देता हूँ 50 60 70 62 65 इतने % मैं इसकी अनुमति देता हूँ। बाकी आपको ही एडजस्टमेंट करने की आदत बनानी पड़ेगी, हाँ, विवाह यही तभी बोलना चलेगा। पड़ता है कि एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपका विवाह तभी चलेगा जब आप मिलके चलना, कदम से कदम मिला के चलना सीख लेंगे। सम्मान देना आना चाहिए। अगर वो आप सिर्फ मांगने वाले हैं तो रिश्ते नहीं चलेंगे। सम्मान पहले दो, सामने वाले से अपने आप मिलना शुरू हो जाए। सही बात है।
शुक्र अच्छा नहीं होता दीदी, इंसान ना अपनी पत्नी को प्यार बहुत कम करता है। जितना ज्यादा आप अपनी पत्नी को निर्मल प्यार करोगे, सम्मान दोगे, मैं मानता हूँ कि पति के कार्य में अगर उसको अपना वैवाहिक जीवन का सुख उठाना है तो अपनी पत्नी का बहुत आदर करे, बहुत ज्यादा प्यार करे, इतना करे कि उसको मायके का नाम ही भूल जाएगी, मायके नाम की कोई चीज है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत चाहिए ना अच्छा। कुंडली में, तभी वो करेगा। नहीं दीदी, मैं मानता हूँ कि ग्रह जो है वो हमारे को पुश करेंगे कि ऐसा करो, और इंसान को फ्री विल देके गॉड ने भेजा है। कभी नहीं कहा कि आपको जो मैंने कह दिया अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो हमेशा चाहते हैं कि आपको मैंने बताया है कि प्लैनेट्स क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपको वो नहीं करने हैं, नेगेटिव काम नहीं करने हैं, आपको अपने व्यवहार में अंतर लाना है। वो वही समझ में आ जाए तो इंसान बेहतर कर जाए। बिल्कुल सही। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं अपना, जिनसे सबसे ज्यादा मैं आदर करता हूँ, जिनका आदरणीय उत्तरा दीदी, उनसे आज हमने बहुत अच्छी चर्चा करी, विषय रहा, हम दोनों ने बातचीत करी। हमारा तय यही था कि हम दोनों अपने अपना कुछ पॉइंट्स रखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो सभी के लिए लाभदायक रहेगा, और जीवन में जब भी कुंडली मिलान करनी होगी, ये इन पक्षों पे आप अच्छे से विचार करेंगे या करवाएंगे। और आगे भी हम भविष्य में इसी तरह के अनेक लोकोपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे जी जी दीपक जी के साथ। जी। आपके सभी के सहयोग से हमने बहुत अच्छा एजुकेशनल सीरीज चलाई है, जिसमें निस्वार्थ भाव से उत्तरा दीदी ने इतना बेहतरीन मटेरियल दिया है। मैं व्यक्तिगत पढ़ता रहता हूं तो मुझे मालूम है किसी एक किताब में उतना मटेरियल नहीं है। तो सभी से आग्रह मैं हमेशा करता हूं, आज भी करूंगा, कि उनके बताए हुए पॉइंट्स को लिखा करें, अप्लाई करके देखें, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। कुंडलियों में मिलान में भी जो उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, उनको आप लिखें, अभ्यास करें, पुरानी कुंडलियां उठाएं, उन्हीं पे अभ्यास करें। नमस्कार, धन्यवाद।